हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.3 द्विघात समीकरण जो हमारा 4th चैप्टर है उसके 5th क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। जो विकर्ण है आयताकार खेत का, ये आयताकार बना लेते हैं हम एक, ये इसका विकर्ण हो गया। तो उसने कहा कि जो विकर्ण है वो इसकी छोटी भुजा, ये चौड़ाई इसकी छोटी होती है, तो मतलब इसको हमने मान लिया x है, तो ये इससे क्या है 60 मीटर अधिक है। तो ये कितनी होगी हमारे पास x प्लस 60 होगी। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, उसने क्वेश्चन में पहले कहा कि जो विकर्ण है आयताकार खेत का वो छोटी भुजा से 60 अधिक है, मतलब हमें छोटी भुजा पता नहीं था। फिर उसने कहा जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 अधिक है। हमें मतलब दोनों ही कंडीशन में हमें छोटी भुजा नहीं पता था, इसलिए हमने मान लिया कि छोटी भुजा x मीटर है, तो उसका विकर्ण कितना हो जाएगा 60 मीटर अधिक, यानी 60 उसमें जोड़ देंगे। और जो उसकी बड़ी भुजा है वो उसमें 30 मीटर बड़ी है, तो उसमें 30 जोड़ दिया हमने। तो हमारे पास इसकी लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण तीनों आ गए। आयताकार खेत की, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, चाहे इसको आप चौड़ाई कह लें, x मीटर है, ठीक है, लंबाई x प्लस 30 मीटर है और विकर्ण x प्लस 60 मीटर है। ये अगर आयताकार है, तो उसने कहा ये आयताकार है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। यदि कहीं पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, यानी यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस का यूज़ हम सिर्फ एक समकोण त्रिभुज में किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, जिसमें हमें कर्ण का कैसे पता लगता है, 90 डिग्री के जो सामने भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री यहाँ पर इसके सामने ये भुजा, तो ये आपकी क्या होगी कर्ण, आधार आपका ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया लंब। तो इसको शॉर्ट में एक लिखना चाहें तो लंब आधार, सॉरी कर्ण है ये, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना अपने पास x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर आधार x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस लंब x का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाकर इनको ओपन करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a x का स्क्वायर प्लस b यानी 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60, 2ab आ गया, बराबर x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें, अब सारे रिजल्ट को हम एक तरफ ले आते हैं, चाहे इसको उधर ले जाएं चाहे उसको उधर ले जाएं, बात एक ही है। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, तो यानी ये उधर चला जाएगा, सारे को उधर ले जाते हैं हमने, क्या बचता है देखें, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3600 120x बराबर ये हो गया 2x स्क्वायर 900 प्लस 60x। तो इस पूरे रिजल्ट को उधर लेके जाएंगे तो इधर बच जाएगी 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा एक्स स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 900 माइनस 3600 प्लस 60x माइनस 120x। तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर, 900 में से 36 हो जाएंगे तो माइनस के 2700 और माइनस के 60x। तो ये बन गया आपके पास एक द्विघात समीकरण।
अब इस द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करते हैं? गुणनखंड विधि द्वारा, जो हमने 4.2 में भी किया है और सेकंड चैप्टर में भी किया है, यानी 2.2 में भी किया है। अब इसके गुणनखंड क्या होंगे? देखो आपको चाहिए 2700, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे आपके पास? देखो आपको चाहिए 90x माइनस प्लस के 30x, तो इन दोनों का गुणा करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा 2700 माइनस 2700 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है और इन दोनों से कॉमन क्या आएगा? इन दोनों से कॉमन आ रहा है x, तो बचा क्या? x माइनस 90। यहाँ से कॉमन आ रहा है 30, तो यहाँ पे बच गया x माइनस 90 बराबर में 0। x माइनस 90 बराबर कॉमन आ गया, तो बचा क्या? x प्लस 30 बराबर 0। x माइनस 90 बराबर 0 और x प्लस 30 बराबर 0, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ से x का मान आ गया 90 और यहाँ से x का मान आ गया माइनस 30। तो देखें ये मान हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ये एक भुजा की लंबाई है और लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, तो इसलिए x का मान 30 नहीं हो सकता। तो x का मान क्या होगा आपके पास? 90 होगा। तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? 90 है। तो बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी? 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर आ जाएगी। छोटी भुजा की लंबाई 90 मीटर है और बड़ी भुजा की लंबाई 120 मीटर है। तो यही हमें इसमें ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर है, तो हमें पता नहीं कि कौन संख्याएं कौन सी हैं। तो मान लेते हैं, माना छोटी संख्या बराबर x है और बड़ी संख्या y है। तो इसने कहा जो इन दोनों संख्याओं का अंतर है वो क्या है? वर्गों का। तो बड़ी संख्या y स्क्वायर है, y है तो उसके वर्ग, और छोटी संख्या x स्क्वायर है, इनके वर्गों का अंतर कितना हो गया? 180 दिया गया है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी जो संख्या है ये, यानी ये x स्क्वायर, ये बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या यानी y है तो उसका 8 गुना है। तो यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर का मान आ गया। ये स्टेटमेंट उसने दी हुई थी, उसने कहा कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। तो हमें दोनों संख्याएं पता नहीं थी, तो हमने एक संख्या को मान लिया x और दूसरी को मान लिया y। उसमें से बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या के वर्ग का अंतर कितना है? 180 होगा। देखो बड़े में से छोटा माइनस किया जाता है, ना कि छोटे में से बड़ा। तो उन्हीं का वर्ग हो गया, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। फिर उसने कहा कि जो छोटी संख्या है उसका वर्ग x स्क्वायर वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या का यानी y है, उसका 8 गुना यानी 8 से हमने उसको गुणा कर दिया। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर x स्क्वायर का मान आ गया, इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये 180 इधर से प्लस के इधर आ जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब फिर से ये द्विघात समीकरण बन गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको गुणा करने पर यहाँ पे यही आएगा, 180 आएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 180 आएगा। अब इसके टुकड़े कर लो, तो y स्क्वायर माइनस 10y, अपने को 8 लाना है। ओके 8 आ जाएगा। 18 माइनस प्लस 10 y माइनस 180 बराबर 0। 18 और 10 का गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, और माइनस के 18 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 8 आ जाएंगे। यहाँ से कॉमन लें और यहाँ से कॉमन लें। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? y, तो ये बच गया y माइनस 18। यहाँ से कॉमन आ रहा है 10, तो ये बच गया y माइनस 18 इक्वल टू 0। ये दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 18 कॉमन ले लिया, बचा क्या? y प्लस 10 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से y का मान आ गया 18 और यहाँ से y का मान आ जाएगा
-10। अब y का मान क्या है, -10 है। अब आपका मान ये -10 नहीं हो सकता, इसका भी एक कारण है, वो आप देखेंगे। जब आप y का मान यहाँ पर रखेंगे तो आपका x का मान नहीं आएगा। अगर आपने y का मान यहाँ पर रखा, आप y का मान यहाँ पर -10 रखते हैं तो ये आ जाएगा -80, और जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -80, तो इसका मान नहीं आएगा। तो ये आपका -10 नहीं हो सकता। ठीक है, बचे 18, तो 18 से हम यहाँ से मान निकालेंगे तो x² बराबर 8 इंटू कितना आ जाएगा, 18 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 144। अब यहाँ पर वर्गमूल करेंगे इसका 144, तो कितना आ जाएगा, ये x का मान आ जाएगा +-12। x के 2 मान आ जाएंगे। मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर हटाकर स्क्वायर रूट लगाते हैं तो 2 मान आते हैं आपके पास। एक x का मान आ गया +12 और एक -12। यदि x का मान +-12 और y का मान आपके पास क्या आ गया, 18 आ चुका है। तो ये 2 मान आपके पास संभव है। x के तो 2 मान हो सकते हैं, प्लस के और माइनस के 12, और y का एक ही मान होगा जो क्या होगा, 18 होगा आपके पास। ठीक है, इसमें आपकी बड़ी संख्या तो 18 ही थी और छोटी संख्या आपकी +- की 12, दोनों में से कोई भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी की दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर, और यह एक समान गति से चलती है। यदि वह चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक कर दे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसकी चाल है जो वो अधिक कर दे, तो हमें पहले वाली चाल नहीं पता, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं मेरे। तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है, तो उसको समय कितना लगता है, 1 घंटा कम समय लगता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है तो उसको मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये समय कितना लेगी, समय जिसको हम t1 मान लेते हैं, तो टाइम कितना लेगी ये 360/x घंटे। देखो सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय बराबर दूरी। तो आपको समय ज्ञात करना है, चाल आपके पास x है और दूरी 360 है, तो चाल आपकी भाग में चलेगी, तो यहाँ से समय बराबर क्या आ जाता है आपके पास, दूरी बटा में चाल। तो दूरी हमारी 360 है और चाल हमारी क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो ये हमारा समय आ गया 360/x। फिर उसने कहा नई चाल कितनी है, क्योंकि हमने रेलगाड़ी की स्पीड को क्या किया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दिया, तो 5 उसमें बढ़ा दिए, लेकिन दूरी हमारी समान है। तो अब समय कितना लगा, अब ये नया समय लगा, इसको हमने t2 ले लिया, तो 360/x + 5 घंटा। अब उसने कहा दोनों में डिफरेंस कितना है, अब उसने 5 किलोमीटर का टाइम बढ़ाया, तो उसको स्पीड बढ़ाई, तो उसको टाइम कितना लगा, कम लगा, यानी पहले समय ज़्यादा लगा था और अब समय क्या लगा है, कम लगा है। तो 360 - 360/x + 5 बराबर 1। यहाँ पर समय उसको ज़्यादा लगा था, स्पीड बढ़ाई तो उसको समय कम लगा, तो t1 में से t2 माइनस को जब हमने किया तो क्या आया, अंतर कितना का उसने 1 बताया है। यहाँ से 360 हमारा कॉमन आ रहा है, तो 360 हम कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचेगा 1/x - 1/x + 5 बराबर 1/1। ये 360 उस भाग में चले जाएंगे, यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे दोनों का गुणा आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस गुणा x + 5 - x बराबर 1/360, ये भाग में चले गए, प्लस का x माइनस का x से कट गया, 5x² 5x बराबर 360, ये भाग में गुणा में और ये इधर वाला भाग इधर गुणा में, तो 5 × 360 बराबर x² + 5x, ये 360 उधर चले जाएंगे, x² + 5x माइनस
तो 36 को 5 से करते हैं गुणा, तो ये आ जाता है 1800 बराबर में 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 1800। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो अब अपने इसके गुणनखंड करेंगे तो देखें यहाँ पर तो आपके पास कुछ नहीं है, इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1800 आ जाएगा। 1800 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ने पर आपके पास 5x आए और गुणा करने पर 1800x आए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। यहाँ से हम पहले 2 स्टेप में से और अंतिम 2 स्टेप में से कॉमन लेंगे। तो पहले में से कॉमन क्या आ रहा है, x, तो बचा क्या, x प्लस 45। उसके बाद जो अगले स्टेप है उनमें से आ रहा है कॉमन माइनस 40, तो बचा x प्लस 45 बराबर में 0। अब दोनों से कॉमन आ रहा है x प्लस 45, तो क्या रह गया, x माइनस 40 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान एक तो आ गया माइनस के 45 और एक x का मान आ गया 40। स्पीड कभी भी चाल है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये मान नहीं हो सकता। तो x का मान कितना आ गया, 40। तो यानी उसकी स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी और नई चाल उसकी क्या थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसमें 5 और जुड़ेंगे ना, पर हमें तो उसने सिर्फ रेलगाड़ी की चाल पूछा है, जो पहले उसकी चाल थी वो क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, आपके पास 2 नल लगे हुए हैं, ठीक है। अब 2 नल हैं इस तरह से। अब उसने कहा कि एक का व्यास है वो ज़्यादा है, इसका जैसे व्यास आपको दिख रहा है, ये इसमें नीचे वर्त बनता है ना, नल में नीचे वर्त बनता है दोनों तरफ, क्योंकि दोनों नल ही हैं। अब उसमें क्या है, ये व्यास इसका बड़ा है, जिसका व्यास बड़ा होगा मतलब वहाँ से पानी भी क्या होगा, ज़्यादा स्पीड से आएगा। अब पानी जब जितना ज़्यादा आएगा मतलब किसी भी चीज़ को भरने में उसको उतना ही कम समय लगेगा। अगर आप इसके नीचे एक बाल्टी रख देंगे और इसका नल बहुत बड़ा है तो यहाँ से ये बाल्टी जल्दी भरेगी और ये लेट भरेगी। ये जितना जल्दी भरेगी, ये कह रहा है कि जितना इसने समय लिया, मान लो इसने 5 घंटे लिया, सॉरी इसको मान लो इसने 15 घंटे टाइम लिया, तो ये कहता है ये वाला बल्ब जो नल है जिसका व्यास ज़्यादा है वो इससे 10 घंटे कम लेगा, यानी ये लेगा सिर्फ 5 घंटे लेगा। हमें पता नहीं ये कितना घंटे टाइम ले रहा है, लेकिन हमें इतना पता लगा है कि ये जो है बड़े नल वाला वो क्या होगा, 10 घंटे से कम समय लेगा। इसके साथ साथ आप ये चीज़ भी ध्यान रखें, जो क्षमता होती है, क्षमता से मतलब है उसकी कैपेसिटी, यानी इस नल की अब क्या है, क्षमता ज़्यादा है किस चीज़ को भरने में, किसी भी टैंक को भरने में इस जो बड़े व्यास वाले नल की जो क्षमता है वो ज़्यादा है तुलना में किसके, इस छोटे वाले के। जो क्षमता होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, समय के, ठीक है ना। ये आपका थोड़ा सा साइंस का टॉपिक मिल जाता है इसमें। जो क्षमता होती है ये आपका कार्य हो गया, कार्य यानी उसका क्या काम है, एक टैंक को भरना, इसका कार्य क्या है, इस टैंक को भरना। और ये क्या होता है, समय के भाग होता है, कार्य अपॉन समय बराबर होता है क्षमता। लेकिन कार्य को हम कोई भी कार्य होता है उसको एक ही मानते हैं, क्योंकि कार्य तो पूर्ण ही होगा ना 100%, और 100% कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो जो क्षमता होती है वो समय की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका क्या लिंक है वो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको जैसे समय दिया गया है, कहता है कि 9 सही 3/8 घंटे समय लगता है, ये समय आ गया आपके पास, ठीक है। तो हम समय से क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। समय से क्या निकालेंगे, क्षमता निकालते हैं। आपने बचपन में कुछ क्वेश्चंस किए थे कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 2 दिन में करता है तो वो 1 दिन में कितना करेगा, तो 1 दिन में आधा करेगा, सीधी सी बात है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/5 कार्य
करेगा। तो 1/5 कार्य करना उसकी क्या है, क्षमता है। वो चीज़ हमने यहाँ से समझी थी। ठीक है, दोनों का मीनिंग आपका एक ही रहेगा। तो अभी आपके पास यहाँ पर समय दिया गया है, इससे हम क्षमता निकालेंगे। 8 नहीं 72 और 3 75 अपॉन 8 घंटे। ये तो आ गया समय। हम समय से क्षमता निकालेंगे तो क्षमता कितनी आ जाएगी, देखो क्षमता बराबर 1 समय 75/8, 8 ऊपर चला जाएगा तो क्षमता कितनी आ गई, 8/75 आ गई। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अब हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर समय ज्ञात करना है। तो माना क्वेश्चन नंबर 9, छोटे व्यास वाले नलकों में, छोटे व्यास वाले नल को होज भरने में लगा समय बराबर x घंटे। यदि इसको x घंटे लगते हैं तो बड़े व्यास वाले को ये सेम स्टेप लिखेंगे 10 घंटे कम लगते हैं, ये उसने कहा हुआ है। अब हमें यहाँ पर समय दिया गया है तो इस समय से हम क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो वो 1 घंटे में कितना करेंगे, 1/x, और ये भी इसकी क्षमता आ गई 1/x माइनस 10। इन दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी बन जाती है, 8/75 बन जाती है। देखो 75/8 आपके पास घंटे था, ये आपका समय आ गया। तो एक दिन की क्षमता, ये आपका कुल समय है, तो एक दिन की क्षमता जो होगी वो इसकी उल्टी आ जाएगी, यानी 8/75 काम एक दिन में होता है। 8/75 काम एक दिन में किया जाता है। देखो 75/8 इसका टाइम है टोटल, तो एक दिन में काम कितना होता है, 8/75 होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर है, इसको सारे एक x घंटे लगे तो एक दिन में इसने कितना किया, 1/x, और एक दिन में इसने कितना किया, 1/x माइनस 10। दोनों ने मिलकर टोटल काम कितना किया, एक दिन में काम कितना हुआ था, 8/75 काम एक दिन में किया गया था। एक दिन में सिर्फ 8/75 काम हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया है। दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का गुणा आपस में, x माइनस 10 प्लस x बराबर 8/75। x और x 2x माइनस 10, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 10x बराबर 8/75। 75 इधर गुणा में हो जाएगा और ये इसके साथ गुणा में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 75 दूना 150x माइनस 750 बराबर 8x² माइनस 80x। इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस में 750 इक्वल 0। 8x², इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 230x प्लस 750 बराबर 0। अब इनके अपने क्या करेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे अपने को। अगर 8 को 750 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, ये आ जाएगा 75 गुना 150, ये आ जाएगा 6000। अब इसके अपने को टुकड़े करने हैं जिससे ये 6000 आ जाए। तो 30 और 200, 8x² माइनस 200x माइनस 30x। 200 और 30 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6000 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो इसको 230 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 8x कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या रहेगा 8x माइनस 25 8 200 होता है, माइनस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 30, तो यहाँ पे क्या रहेगा x माइनस 25 बराबर 0। अब दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 25, पीछे क्या रह गया 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान आ गया 25, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, और यहाँ से x का मान आ गया 30/8। ठीक है, अब 30/8 हो नहीं सकता। अगर हम 30/8 को भाग करते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 15/4 7.5, ये लगभग 3 समथिंग आ जाएगा, 3 घंटे समथिंग आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 3 अंक
तो फिर बड़े व्यास वाला टाइम कितना लेगा? अगर इसने 3 घंटे लिए तो ये 3 घंटे माइनस में थोड़ा चले जाएंगे, तो इसलिए ये वैल्यू आपकी नहीं हो सकती। तो आपका x का मान कितना आ गया? 25। तो छोटे व्यास वाला 25 घंटे लेता है और बड़े व्यास वाला कितना टाइम लेता है? 15 घंटे लेता है, उससे 10 घंटे कम ले रहा है आपके पास।